यस सर। बस बेसिकली ओवरव्यू से देना आपको जो है न्यूक्लियर का, उसके अलावा सोलर का और विंड का। न्यूक्लियर बेसिकली जो रिकॉर्डिंग हाँ हुई चल रही है, ठीक है। अच्छा, न्यूक्लियर में बेसिकली हमारे पास दो तरह के जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी के दो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हैं। एक हमारे पास जो है वो फ्यूजन है और एक फिशन है। go directly to that one, फ्यूजन एंड फिशन। अच्छा, फ्यूज से फ्यूजन निकला है कि आप बेसिकली इसमें यह है कि दो लाइटर जो है वो एटम या न्यूक्लियस जो है वो जब आपस में मिलते हैं तो और उसके रिजल्ट में एक हैवी, एक बिगर जो है वो बेसिकली न्यूक्लियस जो बनता है, ठीक है। और इसी के रिजल्ट में जो एनर्जी जो रिलीज होती है बेसिकली वो बेसिकली जो हमारे पास है वो फ्यूजन जो है फ्यूजन प्रोसेस है। जिस तरह हमारे पास स्टार्स वगैरह में, सन में जो है हमारे पास वो बेसिकली फ्यूजन जो है उसके थ्रू है। यानी कि आपके पास क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन जैसा यहाँ पे शोज किया कि 4 हाइड्रोजन के जो आइटम्स या न्यूक्लियस इसी तरह वो जब मिलते हैं और मिल के एक हीलियम बनाते हैं और उसी के रिजल्ट में जो हमारे पास ये जो एक्स्ट्रा हमारे पास जो है जो बेसिकली एनर्जी है, यानी कि ये जो एटम होता है, ये जो 4 मिलते हैं, ये मिलने के बाद जो हैवी बनता है उसकी जो मैस है वो क्या होती है, इन दोनों के इंडिविजुअल से, सॉरी इन चारों के इंडिविजुअल से कम होती है। और उसके रिजल्ट में बेसिकली क्या होती है कि हमारे पास जो है वो एनर्जी रिलीज होती है। और प्लस ये 4 और प्लस इसी तरह जो है वो 2 पॉजिट्रॉन इसमें रिलीज होते हैं। अच्छा, अब ये बेसिक इक्वेशन ये है जो आइंस्टाइन का बेसिकली जो लॉ है, और यही कहता है कि आपके पास एनर्जी इज इक्वल टू mc²। इसमें जो मैस है, ये मैस उस मैस की हम बात करते हैं, ये वो मैस नहीं है कि जो ओवरऑल उस स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व है, ये वो मैस है जो कि बेसिकली एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। अगर कोई भी हमारे पास आमतौर पे हमारे पास जो क्लासिकल वगैरह जो हमारे रिएक्शंस होते हैं उसमें ये होता है कि जितना हमारे पास मैस रिएक्टेंट्स का इतनी हमारे पास प्रोडक्ट्स का, उसमें ये प्रोसेस नहीं होता। तो वो सिंपल एक्सोथर्मिक यूनिट हम बात कर रहे थे। लेकिन अगर हमारे पास जैसे फ्यूजन की न्यूक्लियर रिएक्शंस की हम बात कर रहे हैं, उसमें हमारे पास क्या है, हमारे पास जो मैस में डिफरेंस आ रहा है वो एक्चुअली मैस हमारे पास क्या है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। और बेसिकली उसमें हम लोग ये इक्वेशन बेसिकली यूज कर रहे हैं। यहाँ ये जो जीसी है ये सिंपल यूनिट करवीन है, एक्चुअली इज इक्वल टू mc² इक्वेशन है बेसिकली। अच्छा, ये तो हमारे पास एक ज्यादा फ्यूजन के लिए फिर डेफिनेटली इसके लिए क्या है, ये इन 1920s में डिस्कवर थी सबसे पहले, बल्कि जो है फिशन की से पहले ये फ्यूजन जो है डिस्कवर हुई थी। लेकिन इसके लिए इशू ये है कि इसको जो है अकर करने के लिए, इसके इनिशिएशन के लिए आपको मिलियंस ऑफ डिग्रीज जो है ना आपको टेम्परेचर आपको चाहिए होगा। क्योंकि जब आपके पास दो न्यूक्लियस हैं, दोनों जो है उनके ऊपर, न्यूक्लियस के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होगा, तो दोनों को जब करीब लेके आएंगे आप, तो क्या होगा, वो एक दूसरे को रिपल्स करेंगे। तो रिपल्सिव फोर्सेस को आपको ओवरकम करने के लिए जो है आपको हाई एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर, और जिसे हम कहते हैं बेसिकली प्लाज्मा। तो उस सूरत में बेसिकली टू कॉज द फ्यूजन इट नेसेसिटी टू एक्सट्रैक्ट द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई टू हाई काइनेटिक एनर्जीज इन ऑर्डर टू ओवरकम इलेक्ट्रिकल रिपल्सिव फोर्सेस, raising their temperature to hundreds of millions of degrees, resulting in a plasma. The plasma must be prevented from contacting the walls of the container and must be confined for a period of time. एक टाइम है that will be of the order of a second at minimum temperature, यानी इस कंडीशंस के ऊपर आप जो है उसको जो है अराउंड सेकंड टाइम के लिए आपको वो मीट करनी पड़ेगी ताकि ये बेसिकली ऑकर। फ्यूजन रिएक्शंस आर कॉल्ड थर्मोन्यूक्लियर बिकॉज very high temperatures are required to trigger and sustain them. अच्छा, डिफरेंट फिर जो है ये डिफरेंट है रिएक्शंस है फ्यूजन के। ड्यूट्रियम है मिलता है, उसके रिजल्ट में जो प्रोडक्ट है ट्रिटियम बनता है और एक प्रोटॉन रिलीज होता है, और इसी के रिजल्ट में 4 जो है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है। ये इसको जॉल में कन्वर्ट करें तो ये 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है अराउंड आई थिंक 1.6 into 10⁻13 जॉल के इक्वल होता है, ठीक है। तो इसी तरह अगर एक जो न्यूक्लियस यानी आई मीन जो दो ड्यूट्रियम मिलके वो एक ट्रिटियम बनाएंगे, फ्यूज होंगे, और एक प्रोटॉन, इसी तरह दो ड्यूट्रियम मिलके इस पॉसिबल कि वो हीलियम बनाए और साथ जो है वो
न्यूट्रॉन। इसी तरह ट्रिटियम प्लस ड्यूटियम। तो ये डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं जो फ्यूजन की, कि जो फ्यूज करते हैं तो उनके रिजल्ट में जो ये आपके प्रोडक्ट्स बनते हैं, और फिर जो है साथ ही जो है ये अमाउंट ऑफ एनर्जी आपके पास रिलीज होती है। फिशन में क्या होता है? फिशन में ये है कि बेसिकली ये उसके रिवर्स है, यानी कि आप एक बड़ा न्यूक्लियस है, आप उसको बेसिकली जो है आप उसको तोड़ते हैं, ठीक है, आप उसको स्ट्राइक करते हैं। जिस तरह हमारे पास है कि आपके पास फॉर एग्जाम्पल न्यूट्रॉन है, हाई स्पीड न्यूट्रॉन जो है उसके थ्रू हम क्या करते हैं, उसको तोड़ते हैं, और उसके रिजल्ट में क्या होता है कि जब ये बेसिकली इससे दो हमारे पास जो बेसिकली न्यूक्लियस से दो हमारे पास ये एटम्स हमारे पास क्रिएट होते हैं, जिसमें हमारे पास यूरेनियम है 235 है। तो ये न्यूट्रॉन इसको स्ट्राइक करता है, तो उसके रिजल्ट में हमारे पास जो वो जीनान और स्ट्रोंशियम जो हमारे पास ये हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट्स में बनते हैं, इनको हम कहते हैं फिशन फ्रैगमेंट्स बाय द वे, इनको हम कहते हैं, और साथ ही दो न्यूट्रॉन्स भी रिलीज होते हैं। ये और इसके रिजल्ट में जब हम इसको मैथ को देखते हैं तो इसकी इंडिविजुअल की मैथ इन दोनों के सम से ज्यादा होती है। वही कुछ जो मैथ है बेसिकली वो अगेन आपका जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। प्लस साथ ये भी होता है कि अगेन उसके अलावा जो ये होता है, ये मजीद जो है आपके जो ये फिशन फ्रैगमेंट्स होते हैं, मजीद ये अगेन आगे डिके करते हैं, और उसके रिजल्ट में मजीद एनर्जी भी रिलीज होती है। एंड द डिके प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड फिशन प्रोडक्ट्स। सो फिशन प्रोडक्ट डेटा फॉर दिस, ये खैर अगले सेक्शन में। अच्छा, यानी कि ये यूरेनियम है, न्यूट्रॉन ने इसको स्ट्राइक किया, उसके रिजल्ट में ये दो न्यूक्लियस क्रिएट हुए और दो न्यूट्रॉन हुए, और इसी के रिजल्ट में जो है वो एनर्जी रिलीज हुई। तो ये बेसिक हमारे पास जो है बेसिकली दो है। जी प्लीज सर, ये जो हम कहते हैं कि न्यूट्रॉन स्ट्राइक करते हैं यूरेनियम पे, ये फर्स्ट प्लेस पे न्यूट्रॉन इतनी हाई स्पीड में किस फिनोमेना के स्ट्राइक करते हैं, किस मैकेनिज्म, क्या चीज स्पेसिफिकली, यानी कि हम उसको रिएक्शन स्टार्ट करता है, चेन रिएक्शन? अच्छा, स्पेसिफिकली तो मैं आई मीन एग्जैक्टली तो आपको आंसर ना कर सकूं कि बेसिकली मैकेनिज्म वो क्या होता है। फॉर एग्जांपल हम एक सिंपल सी अगर बात करूं, हमारे पास एक कोई भी फॉर एग्जांपल ये हम एग्जांपल बुलेट की एग्जांपल ले लें, किसी भी चीज़ के ले लें, हम जब ट्रिगर करते हैं, ट्रिगर दबाते हैं, तो कोई चीज़ स्ट्राइक करती है तो फिर आगे जो है कुछ बारूद होता है, वो फिर उसको एक मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, वो उसको स्ट्राइक करती है, तो वो तब जाके वो बेसिकली क्या होता है, उसका वो एक रिएक्शन स्टार्ट होता है। वो रिएक्शन स्टार्ट होता है तो फिर वहां से एनर्जी रिलीज होती है, उसी एनर्जी के रिजल्ट में फिर वो क्या है, वो आगे फिर वो बुलेट को मूव करवाता है। इसी तरह ये जो न्यूट्रॉन स्पेसिफिकली मैं एग्जैक्टली इस तरह आपको नहीं बता सकता कि भाई वो स्पेसिफिक उसको किस तरह वो करते हैं, किस तरह उसको हीट अप करते हैं, और किस तरह उसको जो बेसिकली स्पेसिफिकली वो करते हैं। अभी इस तरह अभी तो नहीं बता सकता, ये है कि मैं फिर चेक करके आपको आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। ठीक हो गया सर, ठीक है। अच्छा अच्छा, फिशन, उसके बाद अच्छा बाकी ये बेसिक्स तो डेफिनेशंस आपको पता है ना, कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, आइसोटोप्स क्या होते हैं, इन चीज़ों का आइडिया है ना? यस सर। ठीक है। अच्छा, ये दो थे। उसके अलावा पावर प्लांट्स की तरफ चलते हैं। ये इसमें पावर प्लांट्स का कुछ बता दूं, और जो है ना वो काइंड ऑफ पावर प्लांट्स जो वो होते हैं, ये हमारे पास प्रेशराइज वाटर रिएक्टर्स भी हैं। ठीक है, ये कूलेंट की बेसिस के ऊपर बेसिकली डिफरेंशिएट किया हुआ है। ठीक है, दुनिया में हमारे पास जो हमारे पास है वो बेसिकली ये फिशन बेस्ड हैं, और उन फिशन बेस्ड हैं, और उन्हीं में फिर आगे जो है मजीद जो है फिर ये 4 टाइप्स में करते हैं। प्रेशराइज वाटर रिएक्टर्स हैं, बॉइलिंग वाटर रिएक्टर हैं, गैस कूल्ड रिएक्टर हैं, हैवी वाटर रिएक्टर हैं। अब अगर जो एज अ कूलेंट के तौर पे हम प्रेशराइज वाटर रिएक्टर, प्रेशराइज वाटर इसके नेम से जाहिर है कि यानी कि वाटर जो है वो हम एज अ कूलेंट यूज करें। कि क्या होता है कि आपके पास जो फ्यूल है, आपके पास यूरेनियम है, जब आप उसके एक्साइटेशन होती है, यानी कि उसमें न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, तो उसके जर में एनर्जी रिलीज होती है। तो हमें करना क्या होता है कि सबसे पहली बात तो ये अंडरस्टैंडिंग वाली कि दो डिफरेंस है, क्योंकि ये बेसिकली न्यूक्लियर रिएक्शंस हम दोनों में यूज करते हैं। जो है हमारे पास जो एक्सप्लोजिव्स कह लें या बम्स में भी यूज करते हैं, ठीक है, मिलिट्री पर्पसेस के लिए यूज करते हैं, और साथ ही पीसफुल जो है
एनर्जी या पावर जनरेशन के लिए यूज करते हैं, दोनों पर्पज के लिए। मिलिट्री वर्क के लिए जो करते हैं वो हमारे पास अनकंट्रोल्ड रिएक्शंस होता है। यही बात है, वो आपके पास 2 न्यूट्रॉन, एक हुआ आपने 235 लेसपोज आपने किया, उसके से फिर 2 न्यूट्रॉन हुए, उसने उन्होंने आगे मजीद 2 को किया, फिर इसी तरह आई उसमें एक चेन रिएक्शन स्टार्ट जारी होता है। लेकिन जो हमारे पास होता है ये पावर प्लांट में यूज पीसफुल पर्पस के लिए यूज करना होता है, इसमें हम नहीं चाहते कि एनर्जी इतनी अबंडेंट हो जाए कि वो बेसिकली जो है कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशन क्रिएट हो। तो इसमें बेसिकली कंट्रोल्ड करते हैं, ठीक है। तो ग्रेफाइट रॉड्स वगैरह यूज किए जाते हैं। तो अब वो जितनी जो एनर्जी रिलीज हो रही है, उसी एनर्जी जो है जो यानी कि जो हम जो रिएक्शन जो जिसको कंट्रोल करें, एक खास अमाउंट ऑफ जो एटम जो है वो आपके पास जो है वो फिशन यानी रिएक्शन हो रहा है, उसकी खास एक स्पीड है, उससे हो रहा है, और उसी रिजल्ट में एक खास अमाउंट ऑफ जो है हीट कंटिन्यूसली वो रिलीज करवा रही है। वही हीट जो है वो कंटिन्यूसली फिर हमें अब्जॉर्ब भी करवानी पड़ती है न्यूक्लियस से, उसमें कम्युलेट ना हो, और खुदा न खासा कम्युलेट होने शुरू हो जाते तो फौरन उसको फिर आप ट्रिप करवाते हैं। अच्छा, और इसी तरह उसमें फिर खैर न्यूक्लियर में तो सेफ्टी के बहुत बड़ा ज़्यादा ऑपरेटर्स इसमें सेफ्टी का लगा होता है एज कम्पेयर टू फॉसिल फ्यूल बेस्ड। अच्छा, तो अब के पास क्या है कि वहाँ से वो एनर्जी निकालनी है, वही एनर्जी फिर आगे किस में जाएगी, उसी से आप स्टीम प्रोड्यूस करेंगे, स्टीम प्रोड्यूस करके आप उससे फिर क्या है आगे रनटाइम साइकिल ऑपरेट करवाते हैं। प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर में क्या है कि आप एज अ कूलेंट के तौर पर क्या करते हैं, वाटर इसमें जो यूज करते हैं वो प्रेशराइज किया होता है, यानी कि आप वो प्रेशराइज इतना किया होता है कि वो जो टेम्परेचर जिन टेम्परेचर के ऊपर न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है ना, उसका यानी मैक्सिमम जितना वो टेम्परेचर अचीव करता है, उस मैक्सिमम टेम्परेचर पे उसका जो सैचुरेशन प्रेशर है उससे भी ज्यादा उसको प्रेशर के ऊपर उसको जो है वो जो किया जाता है, प्रेशराइज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स अगर वो टेम्परेचर लेट्स वो 300 सेंटीग्रेड अचीव करता है, तो 300 सेंटीग्रेड के ऊपर भी जो उसका सैचुरेशन जो प्रेशर है उससे हायर जो प्रेशर है उस पर उसको ले जाया जाता है, ताकि थ्रू आउट न्यूक्लियर रिएक्टर में कहीं भी उसकी बॉइलिंग ना हो। तो ये प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर में ये करते हैं, फिर उसमें जाके ये हमारे पास यहाँ पे ये डायग्राम बनेंगे, ताकि फिर जो है वो सिंपली कि ये थ्रू आउट क्या रहता है, ये प्रेशराइज्ड वाटर जो है वो हमारे पास जो है यानी कि बॉयल नहीं होता। तो यहाँ पे फिर हम इसी वाटर से फिर ये दूसरा हमारे पास लूप चार होता है, इस लूप में जो डीमिन वाटर जिस हम बात करते हैं कि वो हमारा आता है, और वो बेसिकली क्या करते हैं यहाँ हीट एक्सचेंजर में इससे हीट लेता है और ये स्टीम में कन्वर्ट होता है, कन्वर्ट होकर इसी तरह ये हमारे पास यहाँ पे पावर प्रोड्यूस हो रही होती है। लेकिन ये जो हमारे पास प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर में यानी कि इसमें 2 लूप चार, लेकिन ये जो हमारे पास लूप चार है इसमें ये जो इसको प्रेशराइज्ड वाटर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बेसिकली हमारे पास बॉयल नहीं होता। अच्छा, ये प्रेशराइजर है, एक सर्टेन प्रेशर मेंटेन रखता है, और इसी तरह ये पंप है जिसका काम होता है उसको सर्कुलेट करवाना। अच्छा, दूसरा हमारे पास है या इसी तरह बॉइलिंग वाटर रिएक्टर। बॉइलिंग वाटर रिएक्टर में ये है कि आप डायरेक्टली जो वाटर है उसको उसकी इधर बॉइलिंग कर रहे हैं यहीं पे, यानी कि आप उसकी स्टीम प्रोड्यूस कर रहे हैं। जिस तरह हमारे पास ये बॉइलिंग वाटर का ये वाला, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, ये आपके पास ये कोर है न्यूक्लियर रिएक्टर, यहाँ पे आपके पास जो वाटर है वो बेसिकली डायरेक्टली इधर बॉयल हो रहा है, और बॉयल होने के बाद यहाँ पे ये सिंपल ये सेपरेटर वगैरह आपने सिंपल वो लगाए हुए है, ताकि आपके पास जो स्टीम है प्योर स्टीम आपके पास जाए, कोई भी ड्रॉपलेट आगे इधर ना जाए, टर्बाइन को इम्पैक्ट ना हो। तो यहाँ से जो यहाँ पे इसकी साथ साथ बॉइलिंग भी हो जाती है, और इसी रिजल्ट में जो आपके पास यहाँ से मिक्सचर ऊपर जा रहा था, कुछ बॉइलिंग की फॉर्म में, कुछ जो है वो अनबॉइल्ड है, तो उसकी रिजल्ट में जा रहा था। अब और ये क्या हुआ कि ये डायरेक्टली जाके टरबाइन में जाता है, इसके अपनी कॉम्प्लिकेशंस हैं। जब आप बॉइलिंग करते हैं तो बॉइलिंग में डेफिनेटली फिर आपका जो हीट ट्रांसफर है वो भी आपके पास, यानी ये टोटली फिनोमेना काफी कम्प्लेक्स हो जाता है। हीट ट्रांसफर रिजल्ट में जब आपके मिक्सचर के लेट्स आपके ट्यूब के एक साइड पे लिक्विड है, दूसरी साइड पे आपके पास लिक्विड भी है और वेपर भी है, तो जो वेपर होंगे, वेपर बीच में इसी तरह उसको वो काइंड ऑफ ब्लॉकिंग भी करते हैं, हीट ट्रांसफर रेट भी इसकी वजह से इम्पैक्ट होता है। तो ये बेसिकली आपके पास इसमें ये कॉम्प्लिकेशन, ये बिट कम्प्लेक्स डिजाइन है एक तरफ से। दूसरी तरफ से ये भी है कि एग्जैक्ट जो आपके पास, और इसमें बड़ा टाइट डिजाइन चाहिए होता है, क्योंकि कहीं पे लीकेज ना, खुदा ना खासा लीकेज हो तो आपके पास जो है वो फिर जो है रेडिएक्टिव जो है वो आपके पास यहाँ से लीकेज के इशू बन सकते हैं, क्योंकि जो वाटर यहाँ से आ रहा है वो डायरेक्टली क्या
किधर से आ रहा है, न्यूक्लियर से आ रहा है, तो आपके पास खुदा न खासा लीकेज टरबाइन साइड पे या कंडेंसर या पंप कहीं भी अगर आपके पास है तो वो आपके लिए बड़ा जो है वो कैटास्ट्रोफिक काइंड ऑफ सिचुएशन है। लेकिन उसमें ये था कि यहाँ पे अगर हम ऊपर आए उसमें केस में आए तो हमारे पास क्या था, ये वाला, इसमें क्या था कि आपने यहाँ पे जो आपके पास कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, अदरवाइज यहाँ पे जो पूरा जो स्टीम साइकिल है ये टोटली सेपरेटली रन कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हीट एक्सचेंज कर रहा है, किसी यहाँ पे कोई भी आप जो है वो फ्लूइड इसमें नहीं कर रहे, तो इसलिए जो है न्यूक्लियर रिएक्टर टोटली सोनली जो है इससे इस आपके पावर साइकिल से वो अलग काम कर होता है, तो सिंपली सिर्फ और सिर्फ यहाँ से हम हीट ट्रांसफर को करवा देते हैं। इस तरह गैस कूल्ड रिएक्टर है, अगर एज अ कूलेंट के तौर पे अगर गैस यूज करते हैं तो वो बेसिकली कुछ पावर प्लांट में गैस भी यूज की जाती है। बेसिकली इन ये डिफरेंट कूलिंग के जो ऑप्शंस हैं ये इनकी अपने, एक तरफ तो हीट ट्रांसफर कितनी बेटरली वो जो कूलेंट यूज करते हैं कितना बेटरली हीट ट्रांसफर करता है, दूसरा प्लस ये होता है कि उनके अपना न्यूट्रॉन अब्जॉर्प्शन रेट भी होता है। अब और इसी तरह न्यूट्रॉन्स जो है वो कितना न्यूट्रॉन को कितना स्लो डाउन करता है, न्यूट्रॉन्स जो जितना फिर स्लो डाउन करेगा इतना ही इसमें क्या होगा कि वो जो आगे जो रिएक्शन आपको रहा उसको इतना ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, इतना वो उसको हिंडर भी कर रहा है। तो उसी वजह से प्रेशराइज वाटर का अपना है, इसी तरह स्पेशली वाटर सॉरी इस वाटर का अपना है, इसी तरह हैवी वाटर है उसका अपना है। अब गैस के तरह अपना बिहेवियर है, न्यूट्रॉन्स के साथ यानी कि इनका जो है तीनों का बिहेवियर अपना है। अच्छा, उसके अलावा फिर जो है गैस का दूसरी तरफ से गैस का थोड़ा इशू ये होता है, यानी एक इस तरफ इसका एडवांटेज है कि न्यूट्रॉन्स के ऊपर इम्पैक्ट इसका बहुत कम होता है, लेकिन दूसरा एडवांटेज डिसएडवांटेज इसका ये है कि गैसेस के साथ हीट ट्रांसफर रेट्स बहुत कम होते हैं। तो इसलिए फिर ये है कि ये आपको फिर न्यूक्लियर रिएक्टर का है तो आपको बड़ा डिजाइन यानी कि आपको एरिया फिर बढ़ाना पड़ जाता है। अगर आपने वो हीट ट्रांसफर बढ़ानी है फिर क्या है, अगर आपको एच की वैल्यू कंप्रोमाइज हो रही है तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, डेल्टा टी तो बहुत ज्यादा नहीं करते, वो भी आपके मेटलर्जिकल लिमिट्स हैं। और न्यूक्लियर काइंड ऑफ अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट है वहाँ तो और ज़्यादा आप बेसिकली सेफ्टी मार्जिन रखते हैं, आप फिर एरिया बढ़ाते हैं। हाँ, हैवी वाटर भी यूज़ करते हैं, इसी तरह मैं बात करता अगर एज ए कूलिंग वाटर के तौर पे हैवी वाटर अगर जब वो यूज़ करते हैं डिफरेंट रिएक्टर में यूज़ किया जाता है तो उनको हैवी वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर की में जो है वो कैटेगरी में रखा जाता है। अच्छा, ये बेसिक्स का था, बेसिक्स था हमारे पास फिशन है और डिफरेंट ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं जो पावर प्लांट्स हैं। इसके अलावा आपके अपने तौर पे मैं थोड़ा सा कहूँगा, कहते हैं तो नेक्स्ट वीक में डिस्कस कर लेंगे, अगर मैं आप पे छोड़ता हूँ फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स पावर प्लांट्स के ऊपर, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स एंड पावर प्लांट्स इसके ऊपर देखना है। इनका ये है कि ये बेसिकली देखें जो हमारे पास फिशन के ऊपर हम बात कर रहे थे उनमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि लेट्स सपोज आपने यूरेनियम को तोड़ा तो उससे ज़ीनान स्ट्रोशियम आपके पास बने, ठीक है, एक हो गया, उसका जो प्रोडक्ट है वो क्या है, वो खुद ही चले सिर्फ कुछ डिके होगा, कुछ एनर्जी आपको देगा, लेकिन वो एज अ फर्दर फ्यूल नहीं यूज होता था। तो जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स होते हैं ये बेसिकली जो है ये क्या है, ये खुद ये फ्यूल, बल्कि ये क्या है कि इनके रिजल्ट में फ्यूल जनरेट होता है जो कि मजीद आगे जो है न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए यूज हो सकता है। तो ये जरा आप इसको जो है अपने इंटरेस्ट के लिए जरा इसको देखिएगा, अगर कहेंगे तो मैं थोड़ा बहुत आपको इसका नेक्स्ट वीक में इंटरेस्ट आपको दे दूंगा, ठीक है। जाना चाहूंगा सोलर के ऊपर। जियोथर्मल एनर्जी का तो आइडिया है आप लोगों को, हाँ? जियोथर्मल एनर्जी क्या है, हमारे पास कोई एफआईपी हो रहा है जियोथर्मल के ऊपर? नहीं सर। जियोथर्मल बेसिकली अर्थ की कोर का टेम्परेचर आपको पता है ज्यादा है, ठीक है। अब जियोथर्मल में डिफरेंट है ना, एक तो आपने देखोगा कि कुछ साइट्स हैं दुनिया में, उन साइट्स के ऊपर आपने देखोगे कि नेचुरल फाउंटेन होता है, नीचे से पानी निकल और वो उबल रहा है। आपने देखे कुछ वीडियोस? यस सर, गीजर जो होते हैं जी, गीजर जिन्हें कहते हैं सर। यानी कि अर्थ के नीचे से क्या होता है कि अगर पानी निकल रहा है और वो काफी हॉट होता है,
तो बेसिकली अर्थ की जो कोर है वो तो काफी हीटेड, जिस तरह ये हमारे पास इवन जो समटाइम ये जो आतिशफ़शां वगैरह जो फटते हैं स्पेशली जापान वगैरह में काफी ज्यादा है, तो वो क्या है तो अंदर से जो कम्युलेटेड हीट है अर्थ के अंदर बेसिकली वही हीट है बेसिकली जिसकी वजह से वो बेसिकली निकल और आपके पास इतना जो है अंदर से वो जो लावा निकल जो बड़ा हाई टेम्परेचर के ऊपर होता है। अच्छा, तो इसी तरह आपके पास अगर नीचे सर्टन किसी जगह पे ऐसा होता है कि हर जगह लावा नहीं, लेकिन किसी जगह ऐसा होता है कि इस तरह अगर उसी रीजन में नीचे अर्थ में कहीं पे वाटर मौजूद है और वो वाटर वहां से ले रहा है और वो ऐसे प्रेशराइज होगा और अगर उसको कहीं वेंट मिलेगा तो वो वाटर उसी जो है वो हाई टेम्परेचर प्रेशर के साथ वो निकलना शुरू कर देता है। इसमें इनका यानी एनर्जी नीचे मौजूद है। दूसरा ये है कि हमारे जो सिस्टम्स है पावर सिस्टम ये वर्क करते हैं टेम्परेचर डिफरेंस की बेस के ऊपर। हम थर्मो में यही पढ़ते हैं कि भाई आपके पास एक सोर्स और एक सिंक होना चाहिए, जहां भी टेम्परेचर डिफरेंस होंगे वहीं पे हम अपना सिस्टम हम लगा सकते हैं, ठीक है, वहीं से हम पावर जनरेट कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास लेट्स सपोज नीचे हमारे पास अगर टेम्परेचर ज्यादा, जिस तरह मैं फाउंटेन की बात कर रहा हूँ और वो सोर्स है लेट्स सपोज उसका टेम्परेचर मुझे मोर देन 100 सेंटीग्रेड उसका अवेलेबल है और मेरे पास एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर जो है मेरे पास वहां पे लेट्स सपोज 40 सेंटीग्रेड है या 50 है, तो अगेन वही बात जो मेरे पास यहाँ पे 50 60 70 जो भी मेरे पास उस स्पेसिफिक साइड में मुझे अवेलेबल टेम्परेचर, इट्स मीन कि जो टेम्परेचर डिफरेंस है यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ वो हीट प्रोड्यूस कर सकता हूँ, ये मेरे पास जियोथर्मल है। लेकिन जनरली देखा जाए तो वो सिर्फ ये नहीं कि यहाँ पे फाउंटेन निकल रहा है, जियोथर्मल का एनर्जी यूज वैसे मसला मैं आपको रेफ्रिजरेशन पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करते हैं, अगर मैं सिस्टम को ऑपरेट करता हूँ रेफ्रिजरेशन सिस्टम को लेट्स सपोज जिस हमने अपने घरों में लगाया होता है कि हमारा अंदर वेपरेटर लगा हुआ है जिसने टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ है लेट्स सपोज 25 सेंटीग्रेड, बाहर हमने कंडेंसर लगाया हुआ, कंडेंसर जो है बाहर लगा हुआ बाहर टेम्परेचर लेट्स सपोज 50 सेंटीग्रेड है। अब कंडेंसर ने क्या करना है, अब हमने ये भी पढ़ा था, हमने कहा था कि जितना ज्यादा डेल्टा टी होगा इतनी ज्यादा रेफ्रिजरेशन सिस्टम को वर्क करना पड़ता है, वर्क हमें देना पड़ता है। हाँ, पावर सिस्टम में जितना ज्यादा डेल्टा टी होगा इतनी ज्यादा वर्क मिलेगा, लेकिन इसी तरह जो वर्क कंज्यूमिंग डिवाइसेस हैं जिस तरह रेफ्रिजरेशन साइकिल है इसमें पीछे डेल्टा टी बढ़ेगा तो हमें वर्क हमें ज्यादा फिर देना पड़ता है, उसकी परफॉर्मेंस यानी उसकी एफिशिएंसी या उसकी सीओपी डाउन होती है। अच्छा, अब अंदर 25 बाय 50 इसके दरमियान मीन क्या हुआ कि वो सिस्टम काम कर रहा है, तो बाहर अगर 50 के ऊपर हीट करनी है तो लिहाजा क्या होगा फिर आपके पास जो बाहर कंप्रेसर है उसने इतना उसको प्रेशराइज करना है कि उसकी जाके जो बाहर कंडेंसेशन है वो 50 से ऊपर ही हो रहा है, 60 से 70 सेंटीग्रेड के ऊपर कंडेंसेशन तभी तो उसमें से हीट निकलेगी बाहर एटमॉस्फेयर को निकालेगा, यानी कंडेंसर का टेम्परेचर एटमॉस्फेयर से हायर होगा तभी तो बाहर हीट रिलीज कर सकता है। अगर मैं क्या कर सकता हूँ उसी कंडेंसर को उठा के मैं अंडरग्राउंड ले जाता हूँ, अंडरग्राउंड जो वाटर निकल रहा है उसका टेम्परेचर माइट भी 20 सेंटीग्रेड और 25 सेंटीग्रेड हो, अब मैं वहां पे रख देता हूँ, तो अब बताएं अब हीट निकालना कितना इजी है, अब मुझे कितना कम मुझे वर्क देना पड़ेगा। तो बेसिकली मैं क्या करूँ इसमें उसी जियोथर्मल सोर्स को बेसिकली मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरे पास टेम्परेचर है। इसके अलावा इसी की यूटिलाइजेशन और भी मैं इसी तरह इसको हीट पंप की फॉर्म में यूटिलाइज कर सकता हूँ, जिस तरह सर्दियों के दिनों में हम सर्दियों के दिन में इसी सिस्टम का रिवर्स करके रख दें, कंडेंसर अंदर लें और उसको बाहर ले जाएं वेपरेटर को। अब जितना ज्यादा बाहर टेम्परेचर कम होगा, जैसे बाहर फॉर एग्जांपल 0 सेंटीग्रेड और अंदर आपने अगेन 25 मेंटेन करना है, तो वो जितना ज्यादा बाहर कम होगा इतना ही आपको हायर वर्क देना पड़ेगा अंदर एक खास जो है आपको जो है वो हीट ऐड करने के लिए अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ वही इसी तरह उसको उठा के वेपरेटर को नीचे अंडरग्राउंड रख देता हूँ जो जिसको हम जियोथर्मल सोर्स कह रहे हैं, तो अगेन मुझे बहुत कम देना पड़ेगा, इट्स मीन कि पंप हीट पंप जो पहले मैं कर रहा था एटमॉस्फेयर से जो 0 सेंटीग्रेड था उससे बहुत इजी होगा कि 0 के बजाय वो सीधा नीचे से 20 या 25 सेंटीग्रेड से हीट को जो वो दे इसमें जो है अंदर 25 सेंटीग्रेड पे हीट को ट्रांसफर करे। अंडरस्टैंड कर बात को? यस सर। अच्छा, बाकी वापस अगर सोलर पे, सोलर में एक मिनट I can show you. सोलर में हमारे पास ना दो मेथड हैं, दो डिफरेंट हैं कि जिसके थ्रू हम जो है वो सोलर जो पावर जनरेशन हम करते हैं। इसमें एक तो है फोटोवोल्टिक है, फोटोवोल्टिक सेल हमारा यूज करते हैं, डिफरेंट मॉड्यूल डिफरेंट सोलर की प्लेट्स लगी होती हैं जो घरों में भी लगी हुई है, ठीक है, इवन आपके ये यूनिवर्सिटी में यहाँ पे भी लगी हुई है। एक तो फोटोवोल्टिक है सेल के थ्रू, दूसरा है
थर्मल जो है, सोलर थर्मल जो है पावर जनरेशन है। सोलर थर्मल पावर जनरेशन में ये है कि मैं ये काम करूं, लेस बहुत उसमें भी डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन है। अब उसमें वैसे तो अगर ओवरऑल सोलर एनर्जी की मैं बात करूं तो सिंपल मैं ही उसके लिए यूज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल सिंपल मैं कलेक्टर बनाऊं। कलेक्टर क्या बनाऊं, इस तरह करूं कि एक मैं लेट्स सपोज ट्यूब्स ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल कॉपर की ट्यूब्स ले लेता हूँ। उन ट्यूब्स के अंदर वो उसको मैं यानी एक हीट एक्सचेंजर से डिजाइन करता हूँ। वो हीट एक्सचेंजर इस तरह करता है कि वो ट्यूब्स है मेरे पास सीधी पड़ी हैं और वो सिंपली सर्दियों के दिन है और मैं उसको छत पे रख देता हूँ और सोलर की लाइट डायरेक्टली उन ट्यूब्स के ऊपर पड़ रही है, तो वो क्या कर रही है, उन वाटर को हीट अप कर रही है। तो वहां से मैंने क्या किया, मैंने एक्चुअली वो सोलर की हीट जो है वो क्या है, वो इसको थर्मल कहूंगा, सोलर थर्मल कहूंगा, क्योंकि वो क्या है, जो सोलर लाइट पड़ी है वो बेसिकली उसने क्या किया, उसका टेम्परेचर राइज किया, वही जो रेडिएशन थी वो बेसिकली थर्मल में कन्वर्ट हुई, थर्मल एनर्जी में। उन्होंने उसका वाटर का टेम्परेचर बढ़ा दिया। उस जो वाटर जिसका टेम्परेचर है उसको मैं किसी पर्पज के लिए यूज कर सकता हूँ, किसी भी। अब इट डिपेंड्स, अगर वो फ्लैट प्लेट सोलर कलेक्टर सिंपल जो कंसंट्रेटर टाइप है, वैक्यूम टाइप है, उसमें डिफरेंट टाइप्स होती हैं। उसी हिसाब से उनकी अपनी एफिशिएंसी, उसी हिसाब से कितना ज़्यादा टेम्परेचर मैं अटेन कर सकता हूँ। अगर मैं कंसंट्रेटर यूज़ कर रहा हूँ तो टेम्परेचर माइट ही मैं उसका मोर देन 100 सेंटीग्रेड उसका लेके जा सकता हूँ। और हायर टेम्परेचर पे लेके जाऊँगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, उससे सोलर अब्जॉर्प्शन सिस्टम अपना लेस रेफ्रिजरेशन है सिस्टम, सोलर अब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम उससे यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है। इसी तरह ये भी हो सकता है कि अगर वो कंसंट्रेटर के थ्रू पावर जनरेशन के लिए स्टर्लिंग इंजन का आपने सुना होगा, आम तो स्टर्लिंग इंजन यूज किया जाता है, ठीक है, वो कर सकता हूँ। या इवन अब सोलर थर्मल सिस्टम की हम बात करें तो हमारे पास दो डिजाइन है। एक डिजाइन ये है कि आप इस तरह करें कि एक जो है ना एक बड़ा फील्ड आपके पास मौजूद है, ठीक है, जैसे आपने बड़ा पावर प्लांट को लगाना है, आपका टारगेट है तो 50-100 मेगावाट आपका टारगेट है। आप बहुत बड़ा फील्ड लेते हैं, उस फील्ड में क्या करते हैं कि दरमियान में, यानी एक जगह पे आप जो है ना एक रिसीवर हम उसको बोलते हैं, एक जगह पे एक छोटा सा एक यानी एक टैंक सा लगा देते हैं, हीट एक्सचेंजर टाइप होता है, टैंक होता है, आप उसको दरमियान में लगा देते हैं। लेट मी, मैं इसको इधर से आपको पिक्चर दिखा देता हूँ। ये हाँ जी, ये आपके साथ अभी शेयर हो गई होगी, आई होप सो। ये देख रहे हैं डायग्राम, नजर आ रही है आपको? यस सर। इसको देखें, ये आपके हमारे पास दरमियान में ना ये टावर है। ये तो सिंपल नीचे सिंपल कंस्ट्रक्टेड है, ये बस सीमेंट वगैरह का जो भी कंक्रीट जो भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल लगा हुआ है ये वो है। इसके ऊपर ये जो आपको वाइट नजर आ रहा है यहाँ पे, या अगर मैं इसमें देखूँ तो इसमें ये जो वाइट नजर आ रहा है, ये हमारे पास, इसको हम रिसीवर बोलते हैं। अब इसके अंदर हमने क्या करते हैं, इसके अंदर आपके पास हमने स्टीम प्रोड्यूस करनी है। यहाँ पे वाटर है, इस वाटर के ऊपर अगर मैं हाईली कंसंट्रेटेड अगर लाइट कंसंट्रेट करके फेंकता हूँ, बहुत ज्यादा लाइट करता हूँ, तो जितनी एनर्जी ऐड करूंगा तो ये पॉसिबल है कि मैं यहाँ पे स्टीम प्रोड्यूस कर सकता हूँ। और स्टीम से फिर मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं स्टीम टरबाइन यानी कि पूरा रनकाइन साइकिल ऑपरेट कर सकता हूँ। तो सोलर थर्मल में ये टावर बेस्ड सिस्टम है। टावर में क्या होता है, इसको हम टावर, ये टावर बेसिकली इसके ऊपर ये रिसीवर पड़ा होता है, और आप फील्ड में सारे एरिया में आप क्या करते हैं, रिफ्लेक्टर यानी कि मिरर्स लगा देते हैं, ठीक है। कैन बी ग्लास मिरर्स या स्टील के किसी जो है वो मेटल के मिरर्स भी हो सकते हैं। और वो मिरर लगाना तो सारे के सारे सबकी ओरिएंटेशन इस तरह होती है कि सोलर, एक तरह से सोलर आ रहा है ना, सोलर लाइट इन पे पड़ेगी ना, तो ये सारे के सारे रिफ्लेक्ट करके इसके ऊपर उसको करेंगे। और इसमें ही होता है कि सोलर थ्रू आउट द डे पोजीशन अपनी चेंज करता रहता है। तो ये जो ये होते हैं, ये बेसिकली क्या, ये सोलर ट्रैकर्स इनके साथ लगे होना, ये थ्रू आउट उसको सोलर को ट्रैक करते हैं, इस तरह ट्रैक करते हैं ताकि वो सारी की सारी जो है वो लाइट को, मैक्सिमम लाइट को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट को इसके ऊपर थ्रो कर सके, और उसी के रिजल्ट में यहाँ पे स्टीम प्रोड्यूस करता है। दूसरा जो है एक हमारा एक सिस्टम होता है सोलर ट्रफ बेस्ड सिस्टम होते हैं। इसमें बड़ी पिक्चर दिखा सकूं, ये देखें, इसमें ये होता है, वहां पे एक रिसीवर था, यहाँ पे अलग इंडिविजुअल रिसीवर नहीं है, बल्कि इस तरह के ये आपके पास लंबे लंबे चैनल्स, ये जो चैनल शो हो रहे हैं ये बेसिकली हमारे पास मिरर
जो है हमारे पास ये मिरर से नीचे लगे हुए हैं, ये पीवी नहीं है, ठीक है, ये ब्लू कलर ये पीवी नहीं समझ, ये सिंपली मिरर है। इनका काम सिर्फ ये है कि सोलर की लाइट जो इनके ऊपर पड़ेगी उसको रिफ्लेक्ट करके ये जो दरमियान में ट्यूब गुजर रही है, ये जो ऊपर ये आपको नजर आ रही है ये ट्यूब है, इस ट्यूब्स के अंदर से आपका जो आपकी जो लीक फॉर एग्जांपल आमतौर पर ये भी हो सकता है कि माइट इसमें लिक्विड सोडियम यूज हो, लिक्विड सोडियम यूजर, और वो क्या करेगा इन सब में से हीट कैप्चर करके जाके फिर एक जगह हीट एक्सचेंजर लगेगा, वहां पे वो लिक्विड सोडियम से आप उसको हीट दे रहे होंगे जो है वाटर को, और वहां पे आप स्टीम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इस तरह के ये सारे लगोगे तो थ्रू आउट इस पूरे फील्ड में इस तरह आप क्या करते हैं, रादर देन एक टावर लगाने की बजाय इस तरह ये ट्रफ बेस्ड है कि आप इसमें थ्रू इसमें सारे कंसंट्रेट करके हीट इसमें दे रहे हो, तो ये सारी हीट अकोमोडेट होके हाई टेम्परेचर हीट के आगे फिर जाती है, और फिर आगे जो आपका पास जो है फिर ये आगे स्टीम टरबाइन उसमें ऑपरेट कर होता है। अच्छा इसमें वापस आता हूँ, कुछ सर जो सोलर पावर प्लांट्स हैं सर, जी ये सारे के सारे जो है ये लाइट कन्वर्ट करके किसी स्पेसिफिक जगह पे ये हीट ट्रांसफरिंग और फिर टरबाइन की वर्किंग थ्रू स्टीम, सर इसी पे वर्क करते सारे सोलर पावर प्लांट्स, या फिर जो टिपिकल सोलर वर्किंग होती है कि कन्वर्टिंग बैटरीज लगा के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं वो भी जनरेट करते हैं हम लोग? बेसिकली हमारे पास अगर सिंपल सोलर पावर प्लांट्स की बात करें ना, उसमें पीवी बेस्ड भी आ जाते हैं हमारे पास। इवन सोलर थर्मल पावर प्लांट लगा हुआ है, ये भावलपुर साइड पे शायद लगा है, साउथ पंजाब में नीचे लगा, वो पीवी बेस्ड है, ठीक है। फोटोवोल्टिक अगर आप क्या करें पूरे फील्ड में लगा दें, फोटोवोल्टिक लगा दें, और उसके थ्रू फोटोवोल्टिक क्या करता है, वो डायरेक्टली वो थर्मल उसमें नहीं आता उसमें, बल्कि वो उसमें तो थर्मल तो उसके लिए डैमेजिंग होता है, वो तो सोलर हमेशा सल की जो एफिशिएंसी है वो डिपेंडेंट होती है उसके टेम्परेचर के ऊपर। इवन इसके ऊपर तो बेसिकली काम भी हो रहा है, और ये कोशिश की जाती है कि ताकि जो आपकी जो सोलर प्लेट है उसका हमेशा टेम्परेचर कम से कम रखा जाए, तो उससे ये होता है कि जो आपकी जो कन्वर्जन एफिशिएंसी है बेसिकली जो भी आपके पास है वो सॉलिड स्टेट जो मटेरियल आपका लगा हुआ है, ठीक है, वो उस रेडिएशन को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करने की एफिशिएंसी जो है उसकी टेम्परेचर डिपेंडेंट है सोलर सेल की। अच्छा वो क्या करते हैं, वो डायरेक्टली उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं, तो वो सारे के सारे जो सोलर सेल से वहां से लीड्स आ रही थी, सारी लीड वो इकट्ठी ओवरऑल आपने एक जो है वो बना ली, फिर आगे जिस वोल्टेज पे ले रहे हैं उसका आगे जब वो वोल्टेज कन्वर्टर लगा होगा और आगे जाके वो ग्रिड में आप डाल रहे हैं, वो तो एक सोलर फोटोवोल्टिक बेस भी हो सकता है, एक ये होगा। दूसरा फिर बात हो गई आपके पास ये सोलर थर्मल में अभी हमने टावर की बात की, या हमने बात की इसकी सोलर टावर बेस्ड हो गया या ट्रफ बेस्ड हो गया, इनमें आप बल्कि इवन थर्ड ये भी था, मैंने स्टर्लिंग एंजल बेस्ड भी था। स्टर्लिंग एंजल बेस्ड में अब क्या था कि जिस आमतौर पे आपके पास क्या होता है स्टर्लिंग एंजल बेस्ड में ये है कि आपके पास एक लगी होती है यार, उसको क्या बोलते हैं, शील्ड होती है, मेरे ज़हन में नाम नहीं आ रहा, मैं एक मिनट लिखता हूँ, माइट भी इसमें आ भी जाए। स्टर्लिंग बेस्ड हाँ ये डिश सॉरी जिसको हम बोलते हैं, ये हमारे पास जो उसकी बात की टावर की बात की, उसमें जो है इंडियन स्टीम प्रोड्यूस करके आप साइकिल चला रहे हैं। अच्छा इसके अलावा एक और भी है, इसमें ये था कि इसमें ना एक और प्रिंसिपल भी यूज होता है, ये है कि आप एक बिगर मीनार बना दें बहुत बड़ा, और उसके ऊपर सोलर लाइट लग रही है, नीचे से उसको वेंट दे दें, नीचे से एयर आएगी, जो जो उसमें से एयर गुजरेगी ऊपर जाती जाएगी उसकी डेंसिटी कम होती जाएगी, क्योंकि उस डक्ट के अंदर तो क्या उसके ऊपर सोलर लाइट पड़ रही है, वो मेटालिक की लेस पर बनी है, वो हीटअप होगी, जो एयर से कांटेक्ट में उसकी डेंसिटी क्या होगी कम होगी, ऊपर एयर की डेंसिटी जो है जो कम होगी ऊपर की तरफ जाएगी नीचे वाले, ठीक है। इसी थ्रू क्या होता है कि एक पूरा आपके पास वो एयर जो है वो बेसिकली पूरा
एनवेलप ऑफ एयर कह लें या प्लूम कह लें, यानी एयर जो है वो आपकी जो है वो मूव करना शुरू कर देती है, ठीक है, नीचे से ऊपर। आप उस डक्ट के दरमियान में एक फैन टाइप लगा दें कोई भी, ठीक है, रोटर लगा दें, सिंपल मैं बात करूं, वो रोटर क्या करेगा, वो एयर उस रोटर को मूव करेगी और उसके रिजल्ट में फिर वो रोटर को मूव कर, या आप उसके साथ जनरेटर लगा दें तो वहां से भी जो है बेसिकली एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऐसा कह रहे हैं मेरी बात को? यस सर, यस। इसका नाम मुझे वैसे याद नहीं आ रहा। अच्छा, वैसे आपसे एक और आपको जनरली मैं बात करूं, सब एनर्जीज का सोर्स स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूँ फॉसिल फ्यूल्स भी इवन हो गए, इसमें विंड आ जाती है, इसमें आपकी सोलर खुद ज़्यादा खुद तो है ही है सोलर, लेकिन इसके अलावा इसमें विंड भी आ जाती है, इसमें बायोमास भी आती है, इसमें फॉसिल फ्यूल भी आते हैं। इनका सोर्स एक्चुअली सोलर ही है, ठीक है। तो हाई प्रेशर टेम्परेचर अगर वो नीचे बर्न होगा हाइड्रोकार्बन, उनका हाइड्रोकार्बन के पीछे भी सोर्स उनका सोलर था। लेकिन अगर मैं इस तरह विंड की बात करूं, विंड भी कैसे चलती है, विंड भी इसी तरह चलती है कि आपकी ज्योग्राफिकली डिफरेंट रीजन में डिफरेंट टेम्परेचर्स की बेसिस के ऊपर डेंसिटी डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं और आपकी जो एयर मूव करती है, और वही जो एयर मूव कर रही है वही आपके पास जो वो एक खास सर्टन जो वेलोसिटी से मूव कर रहे थे, उसी को हम यूटिलाइज, यानी उसी को हम फिर हार्नेस करके जो है वो बेसिकली जिससे विंड ऑपरेट कर रहे होते हैं हम उसको विंड पावर कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली उसके पीछे भी सोलर है। तो बजाते खुद भी ये है। बायोमास की अगर बात करें तो बायोमास क्या, बायोमास भी यही है कि आप कोई भी जो है बायोमास मीन कोई भी प्लांट लगाते हैं, उस प्लांट के भी जो उसमें भी सोर्स आपके पास सोलर है, क्योंकि उसी की एनर्जी से बेसिकली जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है और उसकी जो बेसिकली अपनी खुराक बनती है, जो पौधा हो जिसे वो ग्रो करता है, उसका मेन जो सोर्स है वो सोलर है, उसके बगैर वो नहीं हो सकता। और वही जो उसी सोलर से उसने फिर वो ग्रो किया, वो बना, उसी को जब वो बड़ा हो जाएगा होगा, आप उसी को काट के आप उसी को जलाएं, उसी से फिर आप अपना पावर प्लांट को रन करें बायोमास बेस्ड। तो अगेन ये भी बेसिकली सोलर की, और इसी तरह ये जो है आपका बायोमास भी बेसिकली इसका पीछे मेन सोर्स आपका वो सोलर है। बाल खैर वो हम इनको डिफरेंट कैटेगराइज करते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज थी आपको दिखाना चाह रहा था कि सोलर अच्छा, एक दो चीजें बेसिक सी चीजें आपको बताऊं मैं। अच्छा, सोलर लाइट जो है वो इसमें दो होते हैं, एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल होती है, ठीक है, लाइट, और एक टेरेस्ट्रियल होता है। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल वो होती है कि जो कि सन से इमिट हुई है, सन से निकली है, ठीक है। अच्छा, वो निकलने के बाद हमारे तक जब पहुंचती है ना, तो हमारे तक पहुंचने में दरमियान में हमारा अपने एटमॉस्फेयर का फिर रोल आता है जब हम तक पहुंच गई। और एटमॉस्फेयर के अंदर जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, जिसमें CO2 भी है, जिसमें वाटर के भी मॉलिक्यूल्स हैं, एयर है, तो ये क्या करते हैं यहाँ पे फिर आप कुछ अब्जॉर्ब भी करते हैं और कुछ उस लाइट को स्कैटर भी करते हैं, इसलिए वो सारी की सारी नहीं पहुंचती एयर की जो है जो सरफेस तक, अर्थ की सरफेस तक, वो बीच में कुछ ना कुछ स्कैटर्ड और जो है वो इवन कुछ रिफ्लेक्शन की और कुछ एब्जॉर्प्शन के बाद जो पहुंचती है उसको वो टेरेस्ट्रियल बोलते हैं, जो हमारी जो सरफेस के ऊपर पहुंचती है। इसको जो है हम स्पेसिफिकली टू नेम, आपने कई जगहों पे इंसुलेशन का वर्ड पढ़ा होगा, कई जगह रेडिएशन, इररेडिएशन, ये डिफरेंट नाम से बेसिकली इसको कहा जाता है। अच्छा, उसके बाद एक और चीज जो नोट करने वाली है वो ये है, हमारे पास आमतौर पर सोलर पैनल की एफिशिएंसी क्या होती है, अगर मैं आप लोगों से पूछूं। कितनी होती है? 9-11%, 2%। कितनी? 9-11 या फिर 4% शायद, इसी के करीब सर, इसी रेंज में कहीं थी। नहीं, इसमें ना मोनो भी है और पोली भी है, ठीक है। यस, मैं आपको बताता हूँ साथ साथ, सच का दम साथ बताता हूँ। इसकी एफिशिएंसी जो है वो आपके पास कन्वर्जन एफिशिएंसी जो है 15 to 20 की रेंज में आपके पास जो है, ये भी विद पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज हो, ठीक है। अच्छा, आपको एक बात बताऊं, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज की इंप्रूवमेंट में ना अगर देखें ना, एज पर माय नॉलेज, इसको कंफर्म भी कीजिएगा क्योंकि आज से तकरीबन 7-8 साल पहले का तो मुझे पता है कि सबसे ज्यादा अगर किसी स्पेसिफिक एनर्जी टेक्नोलॉजी ने जो
कॉम्पिटिटिवली जिसने गेन किया था। गेन किस तरह था? गेन मीन इकोनॉमिकली। देखिए कोई भी टेक्नोलॉजी है वो तभी उसकी यूटिलाइजेशन होगी जब वो इकोनॉमिकली वो फिजिबल होगी। तो इकोनॉमिकली फिजिबिलिटी जो है बेसिकली इसकी जो बनी है, जिसने डेवलप किया बहुत ज्यादा, और क्योंकि डेवलप करने की से ही तो आपके पास इकोनॉमिकल सोल्यूशन आता है ना। तो सबसे ज्यादा अगर किसने टेक्नोलॉजी ने डेवलप किया था ना, तो वो आपके पास सोलर थी। सोलर की जो पर किलोवाट आवर जो एनर्जी जो थी कि कितने कॉस्ट उसकी आती, वो सबसे ज्यादा इसकी जो वो इसकी डिक्रीज हुई थी। लेट मी फाइंड, अगर मैं उसको ढूंढ सकता हूँ तो आप लोगों को इंटरेस्ट की है इसमें तो मैं ढूंढ रहा हूँ, क्या तो मैं रहने दूंगा यार। ऐसा ना कहना कि सर जो है ना बस तीन बातों में ले नहीं जनरेशन, अगर मुझे वो कर मिल जाए ना, राइट। कार है ओवरऑल जो है वो सोलर का आपको जहाँ तक अंदाजा बताता हूँ, इवन एक तो खैर वैसे भी कोशिश की गई है दुनिया में थोड़ा, क्योंकि रिन्यूएबल सोर्स है, कि इसको जो है फर्दर पुश किया जाए ताकि इंडिविजुअली तौर पे लोग खुद इसमें इन्वेस्ट करें और ज्यादा से ज्यादा सोलर का मिक्स बढ़ाया जाए। एक तो ये अपनी जगह पे मौजूद है बात। दूसरा, इसमें जो फैक्टर है वो ये है कि आपके सोलर पैनल की कॉस्ट है वो अगर आप देखें बहुत, अगर आप उसकी कॉस्ट जरा आज से 20 साल 25 साल पुरानी उठा लीजिएगा और उसके साथ देखिएगा अभी जो कॉस्ट हमारे पास इस टाइम है, ये किस तरह टाइम के साथ है, ठीक है। ये 2 मिनट आप सर्च करेंगे आपको बड़ा इजीली आपको डेटा मिल जाएगा। ये असल में वो देना शुरू हो गया ओवरऑल टोटल जो प्रोडक्शन सोलर की जो है वो बढ़िया। मैं कॉस्ट को देखना चाह रहा था। इसकी जो प्राइसेस है वो बहुत स्टीपली जो वो कम होंगे, ठीक है। चलिए इसको जरा ये अब अपने इंटरेस्ट के लिए देख लीजिएगा, मुझे मिला तो मैं कुछ शेयर भी कर दूंगा, बहुत इजीली मिल जाएगा। अब इसको ये देख लें, ये जो है वो पीवी मैगजीन है। The levelized cost of energy generated by large scale solar plants is around this one compared to this one 10 years ago, and the prices fall 13% between this one and last year alone according to figures. Well, 82% 2010 के बाद आपके पास इनकी 82% कॉस्ट डिक्रीज हुई है, आप कंपेयर कर लें किसी और टेक्नोलॉजी के साथ इसको। तो सोलर में बहुत ज्यादा जो है ना इसकी कॉस्ट बहुत नीचे गई, उसमें से काफी ज्यादा गेन हुआ। तो फिर इसमें नेट मीटरिंग का कंसेप्ट दिया गया। नेट मीटरिंग कंसेप्ट ये है कि आप सोलर पैनल्स लगाएं, डिफरेंट कंट्री में ये है, हमारे पास है या नहीं मुझे नहीं आइडिया, यूरोप में भी है, यूएसए में भी है। नेट मीटरिंग ये कि आप सोलर पैनल्स लगाएं अपनी छत पे, आपकी रिक्वायरमेंट है फॉर एग्जांपल 1 किलोवाट, आपने 2 किलोवाट के लगाए, जो एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो आप दें ग्रिड को दें। उसके डेफिनेटली उसमें अभी एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, वो माइट बी डिफरेंट नेट मीटरिंग को भी डिफरेंट कंट्रीज के अपने डिफरेंट रूल्स होंगे। तो उसमें फिर जो आप उधर देंगे उसका एडवांटेज मिलेगा। आई डोंट नो एग्जैक्टली इन टर्म्स ऑफ एडवांटेज है वो आपको पेमेंट करेंगे या इन टर्म्स ऑफ ये भी होता है कि ईयर के मुख्तलिफ टाइम पे होता है ना, मसलन आपने सिस्टम बड़ा लगाया, कुछ टाइम पे आपकी जरूरत कम है, आपने उधर दे दी, फिर जब आपकी जरूरत ज्यादा बढ़ेगी आप ग्रिड से लेंगे, उसको माइनस करके किस तरह एडजस्ट करेंगे। लेकिन बात ये इसी तरह है कि यानी वो आपका सिस्टम जो है वो ग्रिड को भी हेल्प आउट कर रहा होता है, तो इसी तरह आप उसके साथ वो बेसिकली उसको एडजस्ट करते हैं।
तो यूएसए के अंदर तो इवन ऐसे भी है कि एनर्जी की कॉस्ट इतनी इंक्रीज कर गई कि उसकी निस्बत आप सिर्फ सोलर पैनल सिंपल लगा के आप अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करें, वो रिलेटिवली उससे वो जब उससे एटलीस्ट कंपीट करनी शुरू हुई। और सोलर में सबसे बड़ा इवन जो मेन इशू है वो मेन इशू उसका यह है कि अगर आपको फॉर एग्जांपल क्योंकि दिन के टाइम पे अवेलेबल और रात को अवेलेबल नहीं होता, तो अगर आपने बड़े सिस्टम्स ऑपरेट करने हैं तो वो फिर आपको स्पेशली रात के लिए उसके लिए आपको बहुत हाई बैटरी बैकअप्स आपको चाहिए होंगे। तो फिर ऐसे सिस्टम्स आप दिन के टाइम पे लेट्स सपोज आपके पास ग्रिड अवेलेबल है, तो आप दिन के टाइम पे सोलर के ऊपर अपने सिस्टम को यूज करें, रात के टाइम पे आप ग्रिड को यूज करें। और अगर बैटरीज अगर वो ज्यादा बैकअप बड़ा सिस्टम नहीं लगाते, आपकी कॉस्ट बहुत नीचे आ जाती है। और आप जो है सिर्फ बैकअप सिस्टम छोटा सा लगाते हैं कुछ फ्लक्चुएशंस को मीट करने के लिए, तो आपके पास क्या है कि ओवर द डे आप जो है अच्छी खासी एनर्जी हार्नेस करके, और ओवरऑल सिस्टम की कॉस्ट इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन आपने अपना जो अपना बिल है वो बहुत ज्यादा आपने सेव कर लिया। अच्छा, मैं एफिशिएंसी की हम लोग बात कर रहे थे, इसमें हम देख लेते हैं फोटोवोल्टिक मोनो। अच्छा, are more efficient because they are cut from single source of silicon और poly है। मोनोक्रिस्टलाइन की जो है ना वो एफिशिएंसीज, ये जो अभी बता रहे थे ना आप वो 11 वगैरह उसके, वो आपके पॉलीक्रिस्टलाइन की एफिशिएंसी जो रेंज में है। मोनो की जो है वो 15 से अबव है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें सोचने वाली जो बात असल मेरा पॉइंट वो ये था कि जनरली छोड़ दें एक की 11% एफिशिएंसी है, आप उससे को देख लें, दूसरे की भी इवन वो 15-20 की रेंज एफिशिएंसी है। हम देखेंगे माइट भी हाईएस्ट, माइट भी शायद 22 है या क्या है जो अचीव की गई है। अच्छा, ये एफिशिएंसी तो इतनी बहुत कम क्यों है? हम अगर कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट्स में तो उसकी 50-60% है, इसकी एफिशिएंसी बहुत कम क्यों है? उसकी क्या रीजन है? इसकी स्पेसिफिक रीजन ये है कि अगर आप सोलर स्पेक्ट्रम को हम ये देखते हैं, इसको अगर हम देखें, हमारे पास जो सोलर लाइट हमारे पास आ रही होती है वो हमारे पास क्या होती है, वो बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स या फ्रीक्वेंसीज ऑफ लाइट्स होते हैं। और जो ये सेमीकंडक्टर यूज हम करते हैं, जो सोलर जिससे हम सोलर सेल जो बनाते हैं, वो एक खास रेंज की जो लाइट है उस वो कैपेबिलिटी उसकी खास स्पेसिफिक रेंज के हिसाब से होती है, जिसको वो बेसिकली ऑब्जर्व करके और उसको फिर आगे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकता है। तो मेन जो बिगर पोर्शन है वो बेसिकली उसको वो ऑब्जर्व करके उसको कन्वर्जन की उसकी एबिलिटी ही नहीं होती। तो सिंपली सिर्फ और सिर्फ एक खास स्पेसिफिक रेंज है जिस रेंज को बेसिकली वो हार्नेस कर उसको वो इलेक्ट्रिसिटी में बेसिकली वो कन्वर्ट कर होता है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं मेरी बात को? जिस तरह हम भी प्रिज्म वगैरह शायद रखते हैं ना, बचपन में हम लोग करते थे क्लासेस में, तो वो क्या होता थी, सोलर लाइट पड़ती थी तो आगे डिफरेंट कलर्स होते थे, डिफरेंट। ये तो सिर्फ हम विजिबल की बात करें ना, विजिबल के अलावा भी आपके पास तो डिफरेंट रेंजेस हैं। तो आपके पास एक खास पोर्शन ऑफ जो है वो लाइट है जो कि सिर्फ और सिर्फ जिसको वो कन्वर्ट कर सकता है, जो उसकी कैपेबिलिटी होती है। बाकी जो लाइट है वो थ्रू वो तो टोटली आपकी जो है वो हो नहीं, जो एक कर सकता है उसमें से फिर जो है वो उसकी अपनी एफिशिएंसी को कितना बेटर कर सकता है, कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा विंड को बता दूं, क्लास यार लंबी हो जाती है पता नहीं क्यों। अच्छा, ये जरा सिर्फ देख लीजिए कि एक चीज थी यहाँ पे, सिर्फ एक बताना चाह रहा था कि ये जो फील्ड्स में लगे होते हैं ना हमारे पास, ये जो रिफ्लेक्टर्स लगे होते हैं, ये उनकी बेसिकली जो परफॉर्मेंस है वो किस तरह इम्पैक्ट होता है। शेडो जब जो डिफरेंट रिफ्लेक्टर्स लगे होते हैं, एक के पीछे दूसरा होता है, बड़ा होता है, तो डे के डिफरेंट टाइम्स के ऊपर अब देखिए जितने ज्यादा रिफ्लेक्टर्स आप लगाएंगे डेफिनेटली इतनी ज्यादा वो लाइट को फेंकेंगे। हाँ, आप उनके दरमियान गैप देंगे, लेकिन बहुत ज्यादा गैप देते जाएंगे तो वो फील्ड भी आपके फिर बहुत बड़ा होता जाएगा, ठीक है। तो डेफिनेटली आप ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करते हैं। फिर जब ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करेंगे कि वो ग्राउंड में जो मेरे पास जगह, मतलब एक जितने भी 1 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर, 3, जितने भी मैंने लगाए हुए हैं उसमें हायर शहर लगाऊं, तो फिर आप क्या करेंगे उसे ऑप्टिमाइज करते करते कुछ ना कुछ कंप्रोमाइज आएंगे कि डे के कुछ टाइम में इसके ऊपर जो कुछ का शेडो एक का दूसरे के ऊपर कुछ पोर्शन के ऊपर उसका शेडो पार होगा, वो इम्पैक्ट आएगा। कोसाइन लॉज हम बोलते हैं कि अब क्या होता है, वो जो हमेशा अब देखें जो हमारे पास जो एरिया उस स्पेसिफिक रिफ्लेक्टर का, वो एरिया
वो एग्जैक्टली क्या करेगा, वो सोलर लाइट के एग्जैक्टली परपेंडिकुलर नहीं होगा, क्योंकि उसका मकसद क्या है, उसका मकसद है कि सोलर लाइट को मैं उसके ऊपर जो अब हमारे पास रिसीवर है उसके ऊपर मैं थ्रो करूं। तो थ्रो करने के लिए अपने एंगल को ऑप्टिमाइज करेगा रिसीवर के हिसाब से, ताकि यहाँ से लाइट भी कलेक्ट और उधर भी। तो उसकी वजह से क्या होगा, वो एग्जैक्टली परपेंडिकुलर से हटेगा तो डेफिनेटली वहां पे कुछ क्या आएंगे, वो सोलर लाइट जो थी अब उसके ऊपर एंगल में पड़ रही है उस रिफ्लेक्टर के ऊपर, उसकी वजह से वो जो है जितनी उसके पूरा एरिया था इतनी वो अपनी खुद वो एब्जॉर्ब भी नहीं करता, और ये थ्रू आउट द डे वो वेरी करता जाता है, क्योंकि सोलर और रिसीवर के विद रिस्पेक्ट टू एंगल जिस तरह इसके चेंज होते जाते हैं, उसकी वजह से इसकी जो बेटर उसको जो लाइट को कैप्चर करना और जो है वो भी इम्पैक्ट होती जाती है। ठीक है, क्योंकि उस आप ऑप्टिमाइज करना तो उस एंगल के हिसाब से, ताकि उसकी जो है वो लाइट उसके ऊपर रिसीवर पे ऊपर वो थ्रो कर सके उसको जो है वो सोलर लाइट को। अच्छा, ब्लॉकिंग ब्लॉकिंग अच्छा शेडो था ना, कि शेडो ये था कि एक रिफ्लेक्टर के पीछे दूसरा रिफ्लेक्टर लगा हुआ, तो उसकी वजह से जो पिछले जो रिफ्लेक्टर है उसके कुछ पोर्शन पे इसका शेडो आ रहा है। दूसरा ये है कि जब ये कुछ थ्रो भी कर रहे होते हैं ना, तो जब एक ने कैप्चर तो कर लिया वो वाली, लेकिन जब वो उस लाइट को रिसीवर में फेंक रहा है तो उसके रास्ते में फिर बीच में कुछ पोर्शन उसके पाथ अगले वाले रिफ्लेक्टर का, जो उसके साइड का किसी का जो भी उसके पास पाथ में कुछ वो भी आता है, उसकी वजह से कुछ ब्लॉकिंग भी जो है वो ब्लॉकिंग का भी इशू होता है। फिर इस तरह रिफ्लेक्टिंग लॉसेस हैं, results from absorption of the incident radiation by the glass and silvering, कुछ वो absorb करते हैं, कुछ स्कैटर करते हैं, उनके ऊपर ये डार्ट वगैरह पड़ा हुआ है, वो रिफ्लेक्टिव लॉसेस में आ गया। एटेन्यूएशन लॉसेस, दिस रिप्रेजेंट लॉसेस बाय एब्जॉर्प्शन स्कैटर बाय वाटर वेपर। अब ये है कि अब जब आपके पास वो लाइट उसके ऊपर पड़ी है, अब वो लाइट सोलर लाइट उसके ऊपर पड़ी और पड़ने के बाद इसी तरह जब उसने वापस रिसीवर तक जाना, ये जो सारा पाथ है, इस सब पाथ में दरमियान में एयर आ रही है, वाटर वेपर, इनकी हमेशा मॉइस्ट एयर होती है ना, तो वो एग्जैक्टली जो है आपके पास मैंने वो कैलकुलेट किया, मैंने कहा मुझे इतनी वैल्यू मुझे पता है कि इस रिफ्लेक्टर सरफेस के ऊपर इतनी पड़ेगी, मुझे टेरेस्ट्रियल जो रेडिएशन रेट है वो मुझे पता है, ठीक है, रेडिएशन कितनी सोलर कितनी पड़ी, यानी ड्यूरेशन उसकी कितनी है, ठीक। अब लेकिन वो सारी की सारी बेशक, अच्छा वो जब निकलेगी वो सारी उस तक नहीं पहुंचेगी, बीच में क्या है आपके पास मीडियम है, एयर है, वहां भी कुछ ना कुछ वो एब्जॉर्प्शन स्कैटरिंग होगी, ठीक है, जो भी स्मोक फॉग व्हाटएवर मॉइस्ट एयर है, वाटर वेपर्स हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से तो वो एटेन्यूएशन लॉस में आता है। अच्छा, अब दूसरी तरफ हमारे पास रिसीवर, अगर रिसीवर के साथ क्या है जो अफेक्ट करते हैं फैक्टर्स, वो उसमें स्पेलेज है, दिस इज रिफ्लेक्टेड बाय द स्टेट्स बट नॉट इंटरसेप्टेड बाय द रिसीवर। The reflected rays may miss the receiver altogether or fall outside an aperture. Spillage may be caused by heliostrate tracking error. अब उस पे पढ़ने के बाद इशू हो सकता है, वो एरर वगैरह हो सकता है, कुछ ही मसला हो सकता है जिसकी वजह से जो है वो उसके ऊपर नहीं पड़ी, तो ये स्पिलेज की भी लॉसेज हो सकते हैं। दूसरा रिफ्लेक्शन है, जब उसके ऊपर पड़ी है, पढ़ने के बाद उस सरफेस से अगेन रिफ्लेक्ट भी हो रिफ्लेक्शन भी होगी, ठीक है। लेट्स सपोज उसमें जिस तरह इट इज मिनिमाइज्ड बाय पेंटिंग द सरफेस विद हाई ऑब्जर्वेटिविटी पेंट, यानी कि अब उसके भी 100% एफिशिएंसी नहीं है ना, सारी को ऑब्जर्व करे, कुछ तो बिल्कुल टोटली स्पिलेज हो गई, कुछ रिफ्लेक्शन की फॉर्म हो गई, फिर उसके अलावा बाकी अब उसके फिर लॉसेस हीट के लॉसेस आते हैं, जिसमें कन्वेक्शन रेडिएशन कंडक्शन लॉस है। अब उसका टेम्परेचर रिसीवर का बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, काफी ज्यादा 100s ऑफ सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। अब उसमें अंदर जो हीट फ्लूइड हीट हो रहा है, 12 एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कम है, अब उसके कन्वेक्शन लॉसेस भी हैं, इसी तरह उसके रेडिएशन भी हैं, लॉसेस उसके आते हैं, इसी तरह कंडक्शन भी हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर जिसके ऊपर पड़े हुए वहां स्ट्रक्चर के थ्रू हीट जा रही है, तो ये इसी तरह जो है वो रिसीवर की परफॉर्मेंस को भी ये डिफरेंट फैक्टर्स जो वो अफेक्ट करते हैं। अच्छा, विंड का जो है वो बेसिक फार्मूला बताऊंगा। हमारे पास विंड जो बेसिकली उसमें एनर्जी है कितनी, हमारे पास ये बेसिक फार्मूला है, यानी कि विंड में एनर्जी क्या है, उसकी काइनेटिक एनर्जी को हम यूटिलाइज करते हैं ना, विंड आ रही है उसके अंदर क्या है, वो काइनेटिक एनर्जी है जिसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। वो काइनेटिक एनर्जी कितनी है उसी को तो हम कन्वर्ट करते हैं, वो काइनेटिक एनर्जी टोटल में कितनी है, वो होती है हाफ mv²। इसी जो है हाफ mv² को हम कन्वर्ट कर सकते हैं किस में, ये इसमें m हमारे पास क्या है, m हमारे पास क्या है, वो मास फ्लो रेट क्या होता है, मास फ्लो रेट होता है रो av, ठीक। अच्छा, अब ये रो ए वी आ गया, रो ए वी में जब मैं करता हूँ तो रो ए ये हो गया, और वी जो अगेन फिर इसके साथ वो स्क्वायर से मल्टीप्लाई तो वो वी क्यूब आ गया, तो सिंपल इसी तरह ये हमारे पास ये एक्सप्रेशन आता है। अच्छा, इसमें ये एरिया क्या होता है, बेसिकली जब हम विंड टरबाइन लगा रहे हैं, फॉर एग्जांपल हॉरिजॉन्टल एक्सल विंड टरबाइन है, हमें पता है कि ये इसकी ब्लेड की जो है ना टोटल जो डायमीटर होगा वो कितना का, वहां से हमने पाए
आर स्क्वायर या पाई डी स्क्वायर बाई 4 फार्मूला लगाया तो हमें पता चला कि इतने एरिया में जो एयर आएगी उसको ये कैप्चर करेगी। वो जो एरिया ये बेसिकली वो वाला एरिया यहाँ पे ये यूज की हुई है रो ए वी क्यू में, ये वो वाला एरिया है। अच्छा, ये वो एनर्जी है जो टोटल एनर्जी है जो उस विंड टरबाइन को पड़ेगी। लेकिन विंड टरबाइन क्या करती है, ये सारी की सारी एनर्जी को एक्सट्रैक्ट नहीं करती, ठीक है, इस सारी की सारी एनर्जी को नहीं करती। वो क्यों नहीं कर सकती, तू बता सकते हैं? ये सारी क्यों नहीं कन्वर्ट की जा सकती? हेलो, क्वेश्चन क्या था? मैंने कहा कि अब विंड है ना, विंड में टोटल पावर हमने कहा जी कि हाफ रो ए वी क्यूब है, ये टोटल पावर है जो कि उस विंड टरबाइन को मिल रही होगी। अब ये सारी की सारी वो अपनी जो है इतनी ही काइनेटिक एनर्जी को विंड टरबाइन क्या कन्वर्ट कर सकती है मैकेनिकल एनर्जी में? जी नहीं, बाकी मोमेंटम में उसके रह जाती होगी। मोमेंटम में किस तरह, थोड़ा सा बताइए। सोचना पड़ेगा सर, थोड़ा सा सोचो, जल्दी से सोचो। सर कर सकते हैं शायद। नहीं कर सकते, सुने, बड़ी सिंपल सी बात है। अब फर्ज मैं सारी की सारी एनर्जी कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ? सारी की सारी एनर्जी का एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या है? मैं उस एयर को स्टॉप कर दूं, ऐसा ही होगा ना, क्योंकि वो वी कन्वर्ट करते जाना है, वेलोसिटी कम करते जाना है ना। एम क्या होता है, रो ए वी क्यूब है ना, डेंसिटी है, एरिया है। वो जितनी एयर आई है वो मैक्सिमम कितनी कन्वर्ट, जितना मैं उसको उसमें से एनर्जी कैप्चर करता जाऊंगा इतनी वो स्लो होती जाएगी। वो एनर्जी निकालो ना, जब मैं वो क्या है, एनर्जी किस फॉर्म है, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में है ना, वेलोसिटी की फॉर्म में उसमें एनर्जी है ना एयर में। तो जितनी मैं उसमें से एनर्जी निकालता जाऊंगा उसकी क्या होगी, उस वेलोसिटी कम होती जाएगी। वही एनर्जी किस में, मेरा रोटर में मेरा किस में कन्वर्ट करूंगा, वो फिर आगे मैकेनिकल में कन्वर्ट होगी। वो मैकेनिकल में किधर से आ रही है, वो ये उसकी एयर की काइनेटिक एनर्जी थी, जो कि उसकी वेलोसिटी फिर क्या करेगा, वो कम होती जाएगी। वो वेलोसिटी कम करता जा रहा है वो ब्लेड, और खुद जो है उसको आगे फिर कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल। मैं उसकी वेलोसिटी कम करते करते उसकी जीरो पे ले आता हूँ वेलोसिटी। मैक्सिमम मीन क्या हुआ, ये रो ए वी क्यू मेरे पास मैक्सिमम अवेलेबल थी, ये सारी सारी कन्वर्ट कर दी, मतलब अब मेरे पास वेलोसिटी उसके आउटलेट पे जीरो होगी। जब आउटलेट पे वेलोसिटी जीरो है, मुझे बताएं तो फिर क्या होगा फर्दर, इस मीन क्या होगा कि मैंने उस एयर सारी को, जब वो पहली एयर आई है वो जब आगे मूव ही नहीं होगी एयर, क्योंकि मैंने वेलोसिटी उसके जीरो कर दी, तो पीछे से मजीद एयर आएगी। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं? यस सर। यानी फिर बाकी वाली जो एयर है, मतलब मैं अगर आपको ये यहाँ पे इस तरफ लेके जाता हूँ डायग्राम की तरफ थोड़ा सा, ये अब आपको नजर आ रही है, नजर आ रही है आपको वेब पेज? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब ये ऊपर नीचे बना हुआ, आप इसको छोड़ दें, समझ में एग्जैक्टली इसी तरह का। ये अब एयर इसके ऊपर पड़ती है, पढ़ने के बाद इसी तरह एयर आगे आपकी जाती है। अब ये अगर सारी की सारी एनर्जी मैं इसमें से निकाल लूंगा तो ये क्या होगा, यहाँ पे एयर उसकी वेलोसिटी बिल्कुल टोटली आउट पे ये जीरो होगी। जब जीरो की मीन क्या हुआ, एयर मैंने स्टैग्नेट कर, ये सारी की सारी एनर्जी निकाल, जो स्टैग्नेट हो गई, अब जो पीछे से एयर है वो आना बंद हो जाएगी, क्योंकि ये उसको ब्लॉक करेगी, यहाँ पे एयर रुकना शुरू हो जाएगी। जब एयर ब्लॉक होगी इस वजह से क्या होगा, जब इस वजह से एयर नहीं आनी। अब मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ नहीं यार ये ब्लॉक होना शुरू है, मैं फिर क्या करूँगा, मैं कहूँगा ना सारी ना निकालो भाई, इसकी कुछ एनर्जी इसमें रहने दो ताकि आगे पास और मजीद पीछे से आती रहे। अच्छा, अब उससे क्या होगा कि यानी कि जो है उससे ये होगा कि लेफ्ट मैं एनर्जी इसकी फिर थोड़ी थोड़ी लूज करनी शुरू कर। इसमें क्या हुआ, मैंने सारी एनर्जी नहीं निकाली, तो फिर निकालते जाऊंगा, इस तरह निकालूंगा कि ताकि इतना ऑप्टिमली निकालूंगा ताकि इनफ अमाउंट ऑफ एयर मेरे पास आती रहे और मैं उससे इनफ निकालता रहूं।
हाँ, मैं बहुत कम भी नहीं निकालूंगा, बहुत कम निकालूंगा फिर तो एनर्जी को मैं वैसे लूज कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं बहुत ज्यादा निकालूं तो एक तरफ वो भी फिर मेरे पास बिल्कुल स्टेगनेट हो जाएगी, या अगर स्टैंड के पास स्पीड ही बहुत कम होगी, एयर की अमाउंट ही बहुत कम आएगी, तो एम यानी एक तरफ मेरे पास एम डॉट कंप्रोमाइज हो रहा है, एक तरफ मेरे पास जो वेलोसिटी यूटिलाइजेशन है वो मेरे पास आएगी। तो एम डॉट को, एरिया तो मेरा फिक्स है, एम डॉट भी मेरे पास ज्यादा से ज्यादा आना चाहिए, ताकि मैं इसमें से वेलोसिटी कम से कम निकालूंगा तो तभी ज्यादा से ज्यादा एयर मेरे पास आती रहेगी। हायर वेलोसिटी में एयर होगी तो ज्यादा से ज्यादा वेलोसिटी आएगी। ऐसे ही है ना, एम डॉट है क्या, एम डॉट है रो ए बी, तो उसके अंदर वी है, जितनी ज्यादा वेलोसिटी आएगी, डेंसिटी उसकी फिक्स डेंसिटी है, एरिया फिक्स हो गया, जितनी ज्यादा वेलोसिटी आएगी इस मीन क्या होगा, एम डॉट मेरे पास ज्यादा से ज्यादा आ रहा है। उससे क्या होगा कि मैं जब इसमें से कम एनर्जी निकालूंगा मेरे पास हायर मास रेट आएगा, इनकी वेलोसिटीज की सॉरी वेलोसिटी जब कम डाउन करूंगा तो मेरे पास क्या होगा, इसका जो मेरे पास वो एम डॉट मेरे पास यानी कि मास ज्यादा आएगा, उस वजह से मेरे पास क्या होगा, ज्यादा एनर्जी बनेगी। लेकिन जब मैं वी बहुत ज्यादा निकाल रहा हूं तो वहां पे क्या है, वहां पे तो वी का स्क्वायर है, हाफ वी स्क्वायर है ना, हाफ एम वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर पे जब कंप्रोमाइज वो जो वी स्क्वायर है तो मीन क्या होगा, वेलोसिटी में जब मैं उसको स्लो डाउन बहुत कर रहा हूं तो वहां मेरे पास कंप्रोमाइज आ रहा है। फिर मैं क्या होगा, मैं नहीं यार कुछ ना कुछ से वेलोसिटी निकालो, आप बहुत ज्यादा लूज कर रहे हैं, तो फिर दोनों को कंप्रोमाइज करूंगा और तो मेरे पास एक पॉइंट आएगा। वो बेसिकली ये डिपेंड करता है, जर्मन बेसिकली ये साइंटिस्ट है उसने डेवलप किया था, इसको बेट्स लॉ कहते हैं। उसने ये डेवलप किया था इसी बेस के ऊपर, और उसका ये था कि ऑप्टिमली अराउंड 59% आप मैक्सिमम 59% आप एनर्जी इसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जितनी टोटल थी हाफ एम वी स्क्वायर, जो कि यानी कि हाफ रो ए वी क्यूब बनता है, हाफ रो ए वी क्यूब से कैलकुलेट करें, आपको पता है फॉर एग्जांपल 5 मीटर क्यूब पर सेकंड उसकी स्पीड है, जिस स्पीड वाली एयर जो है वो आपकी इंटरसेप्ट करेगी ये टरबाइन आपकी, आपको लेट्स सपोज एरिया पता है, डेंसिटी आपको एयर का पता है, वेलोसिटी पता है, आप वहां से हाफ रो ए वी क्यूब निकालें, निकालने के बाद फिर उसका वो अराउंड मैक्सिमम आपकी बेस्ट एफिशिएंट आपकी टरबाइन है, कोई लॉस निकाल लें तो वो 59% उसमें से उस एयर में से निकालेगी, आगे मजीद लॉसेस के बाद आगे जो डिलीवर है वो मजीद आपको कम हो रही होगी। समझे मेरी बात को? हेलो, यस सर, ठीक है, चलें, इसमें मैं यही आपको बस बताना मकसद है, बाकी रेंटल एक्सेस माशाल्लाह आपके पास तो एफएपी हो रहे हैं, आप लोग डिजाइन विंड टरबाइन डिजाइन भी कर रहे हैं, तो फिर मैं माशाल्लाह कोई स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे बताएं, फिर अदरवाइज जो है ना बाकी यार इसके ऊपर एक करना था, मैंने प्रॉब्लम वगैरह करवाना चाह रहे थे, एक आध गैस टरबाइन को करना चाह रहे थे, तो चलो इब्राहिम साथ कर लेता हूँ, एक आध छोटा ना एक ट्यूटोरियल सेशन से याद रख लेते हैं, एक पावर प्लांट का और एक टरबाइन का, ठीक है? मुझे कोई टाइम दिन बता दो, वीकेंड भी मैं चाह रहा था रख लेते हैं, थोड़ा लेयर टाइम में आप भी को टाइम थोड़ा निकाल लो, ठीक है? एग्जाम्स का क्या सूरत है तो पता है आप लोगों को? सर अभी फाइनल अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया। अच्छा सही, ठीक है, चले अब आपस में डिस्कस करके यार कुछ टाइम मुझे बता दीजिएगा ना, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, नहीं परेशान नहीं करना जी, सिर्फ प्रॉब्लम्स करने हैं न्यूमेरिकल। जी न्यूमेरिकल एक आध कुछ डिस्कस कर लेंगे ना, एक दो थोड़ा बहुत, क्या ख्याल है? थोड़ा कॉन्फिडेंस हो जाएगा आप लोगों को भी, अपने तो भी ट्राई कीजिएगा ना, स्पेशली जो गैस टरबाइन की लास्ट टाइम अपने तौर पे, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है रैंक साइकिल वाले न्यूमेरिकल। अच्छा ठीक है, अब अगर हो सके ना यार मुझे आप टाइम भी सेट करें ना, टाइम सेट करने से पहले मुझे थोड़ा सा पहले मुझसे शेयर कर दें ताकि मैं थोड़ा देख लूँ ना, मतलब थोड़ी तैयारी कर ले, थोड़ा बेटर बंदा हेल्प बंदा फिर कर सकता है। सर आप अपनी मर्जी से बेशक करा दें, कोई भी प्रैक्टिस के लिए बता दें कि ये वाले कर लो, वही आप करा दें, हम उससे रिलेटेड प्रैक्टिस भी कर लेंगे। ठीक है, मैं फिर अपने तौर पे देख, मैंने कहा अगर कुछ स्पेसिफिक आपके अगर कोई प्रॉब्लम भी आता तो वही बेशक मुझे बता दीजिएगा, अगर मैं अपने तौर पे करवा दूंगा आप लोगों को, ठीक है? सही है, तो फिर बस इजाजत है, ओके फिर अपना ख्याल रखिए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह, अभी टरबाइन की छोटी सी क्लास करते हैं, ठीक है? टर्ब मशीनरी की सर अब भी करना है, फौरन बात करनी है? अभी फौरन बात, अभी मैं स्टार्ट करने लगा। सही सर, ओके।